तो चैप्टर है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड और इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आइए जानते हैं सुधा मूर्ति के बारे में। ये सुधा मूर्ति कौन है और सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या अचीवमेंट किया, ऐसा क्या उन्होंने पाया कि आज हम उनकी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सूरज कुमार सैनी, योर इंग्लिश टीचर। क्लास 9th नई बुक आई है कावेरी और इसमें जितने भी चैप्टर्स लिए गए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं क्योंकि सभी चैप्टर्स इंडियन बैकग्राउंड पर सेट है। तो उसी में ये फर्स्ट चैप्टर है हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड, रिटन बाय सुधा मूर्ति। तो सुधा मूर्ति आप में से ज्यादातर लोगों को इनके बारे में नहीं पता होगा, तो ये जानते हैं सुधा मूर्ति है कौन। तो सुधा मूर्ति करंटली इन्फोसिस का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इन्फोसिस एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी है। इन्फोसिस के जो डायरेक्टर है नारायण मूर्ति जी, उनकी वाइफ है। लेकिन क्या सिर्फ यही इंट्रोडक्शन है? नहीं, सिर्फ नारायण मूर्ति जी की वाइफ नहीं है। सुधा मूर्ति ऋषि सुनक, नाम सुना होगा, ऋषि सुनक द प्रेसिडेंट, उनकी मदर है। हाँ, वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं बट सुधा मूर्ति जी इंडिया में रहती हैं। तो ऋषि सुनक जी की मदर है। लेकिन क्या सिर्फ वाइफ और मदर से हम उनको पहचानेंगे? नहीं, इंडिया की पहली फीमेल इंजीनियर सुधा मूर्ति, एक ऐसी लेडी जिन्होंने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया, एक ऐसी लेडी जिन्होंने फीमेल को भी इंजीनियर बनने के लिए आगे बढ़ाया, एक ऐसी लेडी जो एक पूरे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में जहां सिर्फ और सिर्फ बॉयज पढ़ते थे वहां एक पहली लेडी थी। सुधा मूर्ति अपने फैमिली से लड़के झगड़ करके शी वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, द फर्स्ट फीमेल इंजीनियर ऑफ इंडिया, सुधा मूर्ति। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जब उनका यह सफर शुरू हुआ, जब उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, हजारों मेल स्टूडेंट्स, हजारों बॉयज के बीच में एक पहली गर्ल, तो कितनी तरह के चैलेंजेस आए होंगे आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था वॉशरूम का। तो बॉयज के कॉलेज में ऑब्वियसली एक भी फीमेल वॉशरूम नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जब वो इंजीनियर बन गई, जब वो बाहर आई, तो उन्होंने 18,000 गर्ल्स के लिए वॉशरूम बनवाए। पढ़ने में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वो इंटरेस्टेड थी, तो उन्होंने बहुत सारी पब्लिक लाइब्रेरीज बनवाई। 20,000 बुक्स उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में हैं और लगभग बहुत सारी किताबें, नंबर ऑफ करोड़ में उन्होंने बुक्स बच्चों को डोनेट भी की। तो ये है सुधा मूर्ति जी। तो 150 बुक्स उन्होंने लिखी है इंग्लिश और कन्नड़ लैंग्वेज में। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये चैप्टर क्या है, किस चीज को डील करता है। और जैसा कि चैप्टर का नाम आप समझ रहे हैं कि हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, ऑब्वियसली यहाँ पर एक ग्रैंड मदर मिलने वाली है, तो और ये ग्रैंड मदर सुधा मूर्ति जी की ही है। तो एक ग्रैंड मदर की कहानी है, एक ग्रैंड लेडी की कहानी है, एक ओल्ड वुमन की कहानी है जो बहुत अपने लेट ईयर्स में जो पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड होती हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जो उनको पढ़ने के लिए कंपेल करता है और आखिर किस तरीके से सुधा मूर्ति ने अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाया। ठीक है, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए बिकॉज आई विल रीड लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन आप समझेंगे, तो एक क्लासरूम वाली फीलिंग आ जाएगी, वो ज्यादा मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड बाय सुधा मूर्ति फ्रॉम द बुक कावेरी क्लास 9। तो आप पेज नंबर 2 पर आ जाएंगे और पैराग्राफ 1 है रीडिंग फॉर मीनिंग। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents। तो पहली लाइन से साफ हो रहा है कि वो जब 12 इयर्स की थी तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कहाँ रहती थी? कर्नाटका में रहती थी। ठीक है, Those days the transports, और ये पैराग्राफ आपको ध्यान से समझना है, इसी पैराग्राफ से आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। तो those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon। एक वो टाइम था जहां पर इंफॉर्मेशन का एक ही अकेला सोर्स था, वो था न्यूज़पेपर। तो इन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, तो जो मॉर्निंग के न्यूज़पेपर थे वो आफ्टरनून में पहुंचा करते थे। द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम 1 day लेट, और वीकली मैगजीन 1 day लेट आती थी।
All of us would wait eagerly for the bus which used to come with the papers, weekly magazines and the post. Post यानी कि letters. तो उस बस का इंतजार होता था जो वीकली मैगजीन, न्यूज़पेपर और लेटर्स लेकर के आती थी। और ये सभी बहुत, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम खराब था तो बहुत लास्ट में मिलता था इनको। At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. त्रिवेणी का अब नाम लिया गया है, तो त्रिवेणी कन्नड़ लैंग्वेज की एक बड़ी पॉपुलर राइटर थी। She was a wonderful writer. Her style was easy to read and very convincing. अच्छी स्टाइल में लिखती थी, कन्विंसिंग स्टाइल में लिखती थी। Her stories usually dealt with complex psychological problems. Dealt with यानी deal with. तो उनकी कहानी, त्रिवेणी की कहानी साइकोलॉजिकल, ह्यूमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डील करती थी। In the lives of ordinary people and were always very interesting. Unfortunately for Kannada literature, she died very young. बहुत यंग एज में त्रिवेणी की डेथ हो गई। Even now after 40 years, people continue to appreciate her novels. तुम समझ सकते हैं कि 40 years के पहले ही त्रिवेणी की बुक आई होगी और अभी तक भी उनकी स्टोरी बहुत पॉपुलर है, लोग पढ़ते हैं। One of her novels called काशी यात्रे। अब यहां से आपकी मेन स्टोरी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये काशी यात्रे ही वो बुक है जिसको लेकर के सुधा मूर्ति की ग्रैंड मदर काफी एक्साइटेड है। एंड द बुक इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कि सुधा मूर्ति की ग्रैंड मदर इतनी लेट एज में पढ़ने के लिए एक्साइटेड है। तो वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे वाज अपीयरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली करमवीरा तन। तो करमवीरा एक आप कह सकते हैं एक और मैगजीन है, एक और बुक है जिसके अंदर काशी यात्रे के छोटे छोटे सीरियल्स आया करते थे, यानी छोटे छोटे एपिसोड्स आया करते थे। अब आप जेंजी वाले हैं, वेब सीरीज का बहुत ज्यादा प्रचलन हो चुका है, तो जिस तरीके से वेब सीरीज हम देखते हैं कि एक वेब सीरीज है, एक बड़ा वेब सीरीज है, उसका एक नाम है, फिर उसके अंदर छोटे छोटे एपिसोड्स आते हैं। पहले ये कॉमिक्स, हम लोग के टाइम पे पहले कॉमिक्स आया करता था, तो उन कॉमिक्स का एक अपना नेम होता था, फिर उसके अंदर एक छोटे छोटे एपिसोड्स होते थे, तो वीकली आता था, मंथली आता था, काफी लंबा एक सीरीज चलता था। तो करमवीरा ऐसे ही एक बुक है जिसके अंदर काशी यात्रे करके एक स्टोरी पब्लिश होती है। समझ गए बात? इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, एक ओल्ड लेडी की कहानी उसमें। ये ओल्ड लेडी ग्रैंड मदर की बात नहीं हो रही है, करमवीरा में, काशी यात्रा में एक ओल्ड लेडी की कहानी हो रही है। तो इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट डिजायर। अर्डेंट मीन्स होता है बहुत ज्यादा, बहुत वेरी एक्साइटेड, तो बहुत एगर थी वो, एगर डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। Most Hindu believes that going to Kashi and worshipping Lord Visheshwara is the ultimate पुण्य। बहुत सारे लोगों को लगता है कि काशी में या वाराणसी आने में, वाराणसी की एक बार अगर यात्रा हो जाए, भगवान शिव की पूजा हो जाए, लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा हो जाए, तो वो अल्टीमेट पुण्य है, उससे पुण्य मिल जाएगा। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। उस बुक की जो ओल्ड लेडी है, मैं बार बार बता रहा हूं कि इट इज दिस ओल्ड लेडी इज नॉट ग्रैंड मदर, दिस ओल्ड लेडी इज अ कैरेक्टर इन द बुक। तो वो ओल्ड लेडी भी बिलीव करती थी इसी बात को, एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवेल। और किस तरीके से वो दादी जी काशी यात्रा जाना, काशी के यात्रा, और किस तरीके से वो दादी जी वाराणसी जाने के लिए एक्साइटेड थी, उनका स्ट्रगल कैसा था, वो उस बुक में लिखा हुआ था। In the story there was also a young orphan girl। उसी स्टोरी में जो जिसमें दादी जी की बात कही जा रही है, तो एक यंग ऑर्फन गर्ल थी who falls in love but there was no money for the wedding। जिसको किसी लड़के से लव हो गया बट उससे शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। In the end the old lady gives all her savings। ओल्ड लेडी ने क्या किया, अपनी सारी सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी उस लड़की को दे दी, कहा कि मैं काशी नहीं जाऊंगी, तुम ये सारे पैसे रख लो और जाके शादी करो। द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। तो इस ऑर्फन गर्ल की जो हैप्पीनेस थी, उसकी शादी हो गई, उसकी जो खुशी थी, ग्रैंड मदर के अकॉर्डिंग वो विश्वेश्वरा के दर्शन से, काशी जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसमें ज्यादा उनको पुण्य मिलता। और जिन बच्चों ने अभी तक अपना चैनल लियो एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टोरी भी 2 पार्ट में है। तो पार्ट 1 अभी फिनिश होगा, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में फिनिश होगा।
तो अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वो वीडियो आपके पास तुरंत इमीडिएट आ जाएगी, नहीं तो फिर वो मिस हो जाएगा। सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आपको किस हद तक अच्छी लग रही है। सुधा मूर्ति और उनकी ग्रैंड मदर के बारे में भी बात करिए आप, और बताइए कि वो कहाँ कहाँ आपको किस किस पॉइंट पर सुधा मूर्ति की बातें अच्छी लगी और ग्रैंड मदर की बातें अच्छी लगी। आइए आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टिका, अब ये नाम आप याद रखेंगे, सुधा मूर्ति जी की ग्रैंड मदर का नाम है क्रिस्टिका। तो माई ग्रैंड मदर क्रिस्टिका नेवर वेंट टू स्कूल, सुधा मूर्ति की दादी जी कभी स्कूल नहीं गई। सो शी कुड नॉट रीड, तो इसलिए वो पढ़ नहीं सकती थी। आगे क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान रखेंगे कि उनकी दादी जी स्कूल नहीं गई इसलिए वो पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम, कौन सी मैगजीन? काशी यात्रा की वाली मैगजीन। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। काशी यात्रा की स्टोरी ग्रैंड मदर को सुधा मूर्ति पढ़ के सुनाती थी हर वीक में। And during that time she would forget all her work, और वो स्टोरी में दादी जी इतना खो जाती हैं कि सारा काम काज अपना छोड़ देती। And listen with me with the greatest concentration, पूरे concentration के साथ दादी जी सुन रही हैं। Later she could repeat the entire text by heart, और जब सुधा मूर्ति पढ़ा के उनको खाली हो जाए, कहानी सुना के खाली हो जाए, तो वो पूरा टेक्स्ट क्योंकि वो याद हो जाता था तो वैसे वैसे वो रिपीट कर देती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, दादी जी सुधा मूर्ति की दादी जी भी कभी काशी नहीं गई, इसलिए वो स्टोरी उनको टच कर जाती। एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगोनिस्ट। अब ये प्रोटैगोनिस्ट वर्ड आपको ध्यान रखना है, प्रोटैगोनिस्ट वर्ड से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 9th में भी 10th में भी। प्रोटैगोनिस्ट मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर, मेन कैरेक्टर ऑफ द ड्रामा, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, मेन कैरेक्टर ऑफ द फिल्म। तो प्रोटैगोनिस्ट को मेन कैरेक्टर कहते हैं जिसका रोल मेन होता है। तो दादी जी को क्या लगता था कि वो करमवीरा में जो वो ग्रैंड ओल्ड लेडी हैं वो और ग्रैंड मदर खुद, वो उनका कैरेक्टर एक जैसा है, क्योंकि वो कैरेक्टर भी कभी काशी नहीं गई और ये हमारी दादी जी भी काशी नहीं गई कभी। सो मोर देन एनीबॉडी एल्स शी वाज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन हर स्टोरी। तो अब वो इंतजार करती थी कि कहानी में आगे क्या होगा। And used to insist that I read the serial out to her. I कौन है? सुधा मूर्ति। Insist means जिद कर। तो ग्रैंड मदर हमेशा जिद करती थी सुधा मूर्ति से कि भाई आप ही कहानी आगे पढ़ के सुनाइए। अच्छा, अब अभी आगे क्वेश्चन पूछेगा कि दादी जी जो है सुधा मूर्ति की, वो क्यों इतना इंटरेस्टेड है सुधा मूर्ति से ही कहानी पूछने के लिए। अब क्योंकि सुधा मूर्ति जी जिस तरीके से कहानी सुना रही हैं वो बहुत दादी जी को एक्साइट कर जा रहा है और सारी स्टोरी समझ में आ जा रही है। सिंपल लैंग्वेज होगा, छोटी बच्ची है तो उनकी कहानी सुनाने का तरीका काफी अलग होगा। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड। अब अगला एपिसोड उन्होंने पढ़ लिया काशी यात्रा का, उसके बाद वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए मंदिर चली गई। वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। अब एक तरफ दादी जी अपने दोस्तों के साथ काशी यात्रा पर बात कर रही हैं और दूसरी तरफ बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। आप ये फोटो बनी हुई है, आप सबके बुक में देख सकते हैं कि ग्रैंड मदर बैठी हुई है यहाँ पर, वो बाकी ओल्ड लेडी से बातचीत कर रही है काशी यात्रा की, और पीछे जो है वो बच्चे अपना हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। बच्चे तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। आज के बच्चे कहाँ करते हैं? अब इस तरीके से ये लोग बात करेंगे तो आज के जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो फोन देखेंगे, वो रील्स स्क्रॉल करेंगे, वो शॉर्ट्स स्क्रॉल करेंगे, वो बुक थोड़ी ना पलटेंगे। तो भाई आप लोग भी ऐसे ऐसे छोड़ करके ऐसे ऐसे करना शुरू करिए, तो इन्फॉर्मेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, नॉलेज आपका अच्छा हो जाएगा। ऐसे ऐसे रील्स स्क्रॉल करने से सारी फालतू की चीजें आपके दिमाग में आएंगी। भाई वहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, बॉम्बे में क्या हुआ, झगड़े लड़ाई झगड़े दंगे, है ना, उल्टी सीधी आप स्टेटमेंट अपनी देंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाएंगे, किसी पर्सन के अगेंस्ट में जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई करिए, फालतू की चीजों से दिमाग एकदम हटा दीजिए और ये रील्स स्क्रॉल करना सबसे पहले बंद करिए। लॉन्ग वीडियोस देखिए, एजुकेशनल वीडियोस देखिए, इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस देखिए, वहां तक अच्छा है। रील्स और शॉर्ट्स ये दिमाग को एकदम आपके बर्बाद कर देगा। तो जैसे ये लोग कर रहे हैं, पुराने टाइम में चले जाइए, अपना घूमिए फिरिए, मस्ती करिए, है ना, किसी और के बारे में एकदम बिल्कुल मत सोचिए। तो शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। हु शी इज हु? ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर लेटेस्ट एपिसोड अपने दोस्तों को बता रही हैं।
At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. अब वो बच्ची छोटी है, सुधा मूर्ति छोटी है, तो उस टाइम उनको नहीं समझ में आया कि दादी जी आखिर इस स्टोरी को लेकर इतना डिबेट क्यों करती हैं, सारे लोगों से इतना चर्चा क्यों करती है, बातचीत क्यों करती हैं। अब कहानी का एक नया टर्न। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। नेबरिंग विलेज में शादी थी, सुधा मूर्ति वहां चली गई। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। भाई उस टाइम भी वेडिंग एक बहुत बड़ा इवेंट था, आज भी वेडिंग बहुत बड़ा इवेंट है। वी चिल्ड्रन इंजॉयड आवरसेल्व्स थॉरोली। और ये तो एकदम सच बात है, घर में शादी हो तो सबसे ज्यादा इंजॉय करते हैं छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं है। दे बिकम वेरी फ्री, अपने मन का करते हैं, अपने मन का खाते हैं, खेलते कूदते हैं और सबको परेशान करते हैं। तो we children enjoyed ourselves thoroughly. We would eat and play endlessly. जितना खो सकता है उतना वो खेलते हैं। Savoring the freedom because all the elders were busy. Savoring means होता है पूरा एक्सेप्ट कर लेना, पूरी तरीके से एंजॉय करना। वैसे इसकी एग्जैक्ट हिंदी होती है घोटना, निगल जाना, गल्प करना। तो फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि सारे एल्डर्स बिजी हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है भाई। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज। ये लाइन याद रखिएगा, पेंसिल अगर आप लेके बैठे हो तो इसके नीचे अंडरलाइन करिएगा। सुधा मूर्ति जी कपल ऑफ डेज यानी कि 2 दिन के लिए गई थी, बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। और 1 वीक उनको हो गए वहीं पर रुकते हैं। 2 दिन के लिए गई थी लेकिन 1 वीक हो गया। अब इधर दूसरे साइड में ग्रैंड मदर जी का हालत देखिए। एंड व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। Another part of the story, जब वो सुधा मूर्ति रिटर्न हुई और क्या देखा कि ग्रैंड मदर इन टीयर्स, रो रही थी वो। आई वॉज सरप्राइज। ग्रैंड मदर रो रही है तो वो सरप्राइज क्यों है? फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। अब आप थोड़ा बुक में ध्यान देंगे, आई वॉज सरप्राइज है, फिर कॉमा लगा है, कॉमा के बाद फॉर है। तो जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आए कि कॉमा के बाद फॉर हो, वो बिकॉज का सेंस देता है, क्योंकि का सेंस देता है। तो ये बात जब आप अनसीन पैसेज सॉल्व करेंगे वहां पर आपको सही लगेगी, वहां पर आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या हो रहा है। फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। और ग्रैंड सुधा मूर्ति इसलिए सरप्राइज हुई कि उन्होंने अपनी दादी को कभी भी रोते हुए नहीं देखा, डिफिकल्ट सिचुएशन होने के बावजूद भी। तो भाई दादी से पूछा व्हाट हैपेंड, What happened? What had happened? I was worried. बहुत परेशान थी कि आखिर हुआ क्या। तो दादी जी से पूछ रही हैं, अव्वा इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके? दादी जी को वो अव्वा कह के बुलाया करती थी, इसका मतलब अम्मा या ग्रैंड मदर जैसा हम लोग बोलते हैं। आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच इज मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। नॉर्थ कर्नाटका में अव्वा बोलते हैं मदर। शी नॉडेड, उन्होंने सिर हिलाया, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। बट डिड नॉट रिप्लाई, कुछ कहा नहीं। I did not understand and forgot about it. हे दाद चलो ठीक है कोई बात नहीं, बच्ची छोटी है ना, भूल गई। In the night after dinner we were sleeping in the open terrace of our house. पहले तो भाई लोग सब लोग गर्मी में छत पर ही सोते थे, तो ओपन टेरेस पर वो सो रही थी। After dinner it was a summer night and there was a full moon. समर का नाइट था और फुल मून का टाइम था। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। अब सुधा मूर्ति जी की दादी आई और उनके बगल में बैठ गई। अब सुधा मूर्ति जी सोच रही होंगी भाई बात क्या है, आखिर वो इतनी टेंशन में क्यों है, क्या ऐसा हुआ होगा कि वो रो रही हैं। और बड़े बड़े लोग जब रोते हैं तो जरूर कुछ न कुछ गंभीर समस्या होती है। आइए देखते हैं इनके साथ क्या गंभीर समस्या है। So it was a summer night, there was a full moon. Avva came and sat next to me बगल में। Her affectionate hands touched my forehead. दादी जी ने अपने affectionate hand, अपने लगाव वाले हाथ से, आप देखिए फोटो में बना हुआ है दादी जी, ये सुधा मूर्ति जी लेटी हुई हैं, दादी जी हैं, सिर पर हाथ रखा। Affectionate hand touched my forehead. I realized she wanted to speak. अब इतना तो बात समझ में आई गया है, कहानी सुनाते सुनाते वर्ड्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वर्ड्स ट्रांसफर हुए, इमोशंस ट्रांसफर हुए हैं, तो समझ में आई तो रहा है। I realized she wanted to speak. I asked her, what is the matter? अब पूछ लिया कि आखिर दादी जी आपको बताना पड़ेगा कि क्या बात है। खैर, तो अब यहां पर दादी जी का एक्सप्लेनेशन। दादी जी ने क्या कहा? When I was a young girl,
I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. उनके बचपन की कहानी सुना रही हैं। जब मैं छोटी लड़की थी तो मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी की डेथ हो गई और ध्यान देने के लिए, गाइड करने के लिए उनके पास कोई नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। तो उनके फादर ने फिर से शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। पुराने टाइम की बात हो रही है कि गर्ल्स का एजुकेशन लोग एसेंशियल नहीं समझते थे। आज भी ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पर गर्ल्स की एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो गर्ल्स को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको आपका राइट मिल गया है, आपको आपकी एजुकेशन का राइट मिल गया है, तो उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से फुलफिल करने की कोशिश करिए, क्योंकि एजुकेशन इज द ओनली की फॉर योर सक्सेस। बॉयज के लिए तो फिर भी ठीक है, वो कुछ ना कुछ कर ले जाएंगे। वो शाम को, रात में जॉब कर सकते हैं, वो नाइट ड्यूटी कर सकते हैं, वो ठेला लगा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं की तो वो कोई भी छोटा मोटा काम करेंगे और अपनी लाइफ चला ले जाएंगे। बट गर्ल्स के लिए ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। आप नाइट शिफ्ट में काम नहीं कर सकते, आप कहीं भी सड़क पर खड़े होकर के कुछ बेच नहीं सकते। तो आपके लिए एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको सक्सेस तक पहुंचा सकती है। तो गर्ल्स, पढ़ाई करना शुरू करिए। आप अभी बहुत यंग एज में हैं, क्लास 9th में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, नहीं भी हैं, अगर आप क्लास 9th के में नहीं भी हैं और मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है, तो स्टडी इज द ओनली सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट स्टडिंग टुडे। आगे बढ़ते। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। तो कहा कि क्योंकि गर्ल्स की एजुकेशन को कोई प्रायोरिटी नहीं थी, तो दादी जी भी कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। बहुत यंग एज में शादी हो गई, बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी। फिर वो बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। फिर ग्रैंड चिल्ड्रन हुए तो उनकी लाइफ में वो बिजी हो गई, कुकिंग करने में, खाना बनाने में, बच्चों को खिलाने में, उसमें बिजी हो गई। एट टाइम्स आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। और तब उनको रिग्रेट हुआ कि वो कभी स्कूल क्यों नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। फिर उन्होंने ये श्योर किया कि उनकी ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके बच्चे, उनके ग्रैंड बच्चे ये पढ़ाई करें। और उसी के बाद फिर डॉट 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 करके छोड़ दिया गया है। और आगे आपके पास कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कॉज और इफेक्ट का। कॉज और इफेक्ट का क्या रीजन और क्या उसका इफेक्ट हुआ, क्या इफेक्ट हुआ और उसका क्या रीजन निकला। इस तरीके से करके एक बॉक्स दिया हुआ है, आप इसको फिल करिए। नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंडमदर इन टीयर्स व्हेन शी रिटर्न टू द विलेज? इफ यस, व्हाई? इफ नॉट, व्हाई? हाउ माइट द नरेटर हेल्प हर ग्रैंडमदर टू फुलफिल हर डिजायर टू लर्न टू रीड एंड राइट? अब ये तो आगे पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहां भी नहीं समझ में आया है, आप कमेंट करके डायरेक्ट मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है जो अभी तक इस चैप्टर की डिटेल स्टडी नहीं जान रहे हैं। और सुधा मूर्ति के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि भाई फर्स्ट फीमेल इंजीनियर है और बहुत कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए। एक लाइक तो बनता ही है। तो मिलता हूं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।